हम उन दुर्लभ किसानों में से हैं जो वास्तविक रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हम लगभग 11 एकड़ से अधिक भूमि में प्राकृतिक खेती करते हैं। वैसे प्राकृतिक खेती की शुरुआत मेरे पिताजी ने बहुत पहले कर दी थी मेरी बीमारी को लेकर, क्योंकि मुझको ऑटोइम्यून डिसीज़ है। आप उत्तर प्रदेश में या इस भाग में अधिकतर देखेंगे कि एक फसल लोग उगाते हैं, लेकिन हमारे फार्म पर पहले ही समय से बहुफसली खेती होती रही है और हमने भी या मैंने भी कह सकते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो यहाँ पर हम 25-26 तरह की फसलें उगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स करते हैं। फ्रूट्स में आम करते हैं, लीची करते हैं, आंवला करते हैं। पदयात्रा शुरू की श्रीनगर लाल चौक से और कन्याकुमारी तक। लोग थोड़ा बहुत ही सही, जितना भी जिसके पास ज़मीन है, एक छोटे से हिस्से में प्राकृतिक खेती करना शुरू करें। मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक का फाउंडर हूँ। हम अपने फार्म पर हैं। ये हमारा मॉडल फार्म है और ये मेरा पैतृक गांव भी है। मैं रहता नोएडा में था, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व हमने एक शुरुआत की प्राकृतिक खेती करने की। न केवल प्राकृतिक खेती करने की, बल्कि उन प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की एक पहल की। उसी पहल के संदर्भ में हमने यहाँ इस मॉडल फार्म की शुरुआत की और अपनी प्रोसेसिंग क्लीनिंग यूनिट की शुरुआत की, ताकि हम ऐसे प्रोड्यूस को जो प्राकृतिक रूप से उगाया जा रहा है उस प्रोड्यूस को लेकर साफ़ करके आगे लोगों तक पहुंचा सकें। मेरी जो बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई है वो हुई है मेरठ से। 10th और 12th मैंने मेरठ से की है। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल में गया पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन के लिए। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, बीएससी में एडमिशन लिया पहली बार, और फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर दी शुरू। और उस साल मेरी तबीयत ख़राब हुई तो दोनों एग्ज़ाम भी मेरे छूट गए। फिर उसके बाद मैंने बीसीए में एडमिशन लिया। तो बीसीए के सेकेंड ईयर तक कंप्लीट करके फिर मैंने फाइनल ईयर में एमसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया इग्नू में, जो कि तब संभव था अगर आप बीसीए थर्ड ईयर के छात्र हैं तो। और फिर अगेन हर साल मुझको जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है उसके डिसऑर्डर या उसके जो अटैक आप कह सकते हैं हर साल आते थे, और ये सारे व्यवधान चल रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। तो उस बीच में फिर पढ़ाई को लेकर थोड़ा स्ट्रगल रहा और पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई तो आगे। और फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया रियल एस्टेट का नोएडा से। और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ आगे चलते गए। फिर मैंने पेट्रोल पंप भी लगाया हापुड़ में, और उसके बाद फिर आगे बिजनेस की सीढ़ियों पर आगे चढ़ते रहे। लेकिन हाँ, अपने गांव से, अपने घर से, अपने फार्म से एक जुड़ाव ज़रूर रहा कि भाई कुछ तो अच्छा करना चाहिए अपने गांव के लिए। हम बीच बीच में बच्चों से मिलते रहे यहाँ पर, उनके सवाल जवाब, ये सब मेरी आदत रही है हमेशा। जब भी मैं आया बच्चों से बात की उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। फिर कुछ वर्ष पहले एक छोटी सी लाइब्रेरी की शुरुआत की गांव में। थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। कई बार जैसे ऑनलाइन एजुकेशन पे गांव की लड़कियों को कोई टीचर का उपलब्ध करा देना दूर से, तो ऐसा छोटे छोटे से इनिशिएटिव हम लोग करते रहते हैं। और फिर हमने यहाँ पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की पूरी तरीके से। वैसे प्राकृतिक खेती की शुरुआत मेरे पिताजी ने बहुत पहले कर दी थी मेरी बीमारी को लेकर, क्योंकि मुझको ऑटोइम्यून डिसीज़ है। और उस समय पिताजी को नहीं पता था कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। बस उनको ये था कि भाई ये मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दुनिया के किसान, सारे भारत के किसान अचानक से प्राकृतिक खेती करने लगेंगे। जो भी कोई किसान या उनको कोई परिवार का बच्चा अगर प्राकृतिक खेती करना चाहता है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, अपने पुराने तरीक़ों को अपना के प्राकृतिक खेती शुरू करनी है अपने फार्म पर। अपने फार्म पर लोगों को बुलाना है, उनको इनवाइट करना है, अपना सत्य दिखाइए। उनको समझ में आएगा कि आप जो खेती कर रहे हैं वो कैसी खेती कर रहे हैं, और उन तक अपना सीधा प्रोडक्ट पहुंचाइए। तो हमारा जो वास्तविक हमारा फ़ायदा है ना, वो सिर्फ प्राकृतिक खेती करने में नहीं है। हमारा फ़ायदा प्राकृतिक खेती करने में और उसके उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाने में है। क्योंकि कोविड के बाद से ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए हैं जिनको ये समझ में आया जो कमर्शियल फूड, कमर्शियल भोजन हमको ब्रांड से मिलता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमको कोई ऐसा किसान भाई, किसान दोस्त ऐसा मिले जो प्राकृतिक रूप से खेती करता हो, उसके लिए मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे किसान अगर आगे आएंगे कि हम प्राकृतिक खेती भी करेंगे और अपने उत्पाद लोगों तक पहुंचाएंगे सत्य के साथ, तो ऐसे किसानों का निश्चित ही मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हमने यहाँ से शुरुआत करके हमने फिर एक ब्रांड बनाया शुद्ध ग्राम ऑर्गेनिक, और उसके ज़रिए हमने अपने प्रोड्यूस को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो मेरे पीछे जो भी आप देख रहे हैं, चाहे हमारे फार्म का गन्ना हो, चाहे हमारे आम हो, इनको हमने प्राउडली लोगों तक पहुंचाया, न केवल देश में विदेश में भी। हम लगभग 11 एकड़ से अधिक भूमि में प्राकृतिक खेती करते हैं और हम बहुफसली खेती करते हैं। मेरी 3 पीढ़ियाँ बहुफसली खेती करती आई हैं।
आप उत्तर प्रदेश में या इस भाग में अधिकतर देखेंगे कि एक फसल लोग उगाते हैं, लेकिन हमारे फार्म पर पहले ही समय से बहुफसली खेती होती रही है और हमने भी या मैंने भी कह सकते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो यहाँ पर हम 25-26 तरह की फसलें उगाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स करते हैं। फ्रूट्स में आम करते हैं, लीची करते हैं, आंवला करते हैं, करौंदा करते हैं, नींबू करते हैं, नाशपाती करते हैं, हल्दी करते हैं, हम लोग गेहूँ चावल करते हैं। चावल हमने अभी थोड़ा थोड़ा कम अंतराल पे लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि चावल से पानी की भी बर्बादी होती है, इसलिए हम अब 2 साल में एक बार लगा लेते हैं, थोड़ा लगा लेते हैं। और हम यहाँ पर जानवरों के लिए चारा करते हैं, क्योंकि हमारी गौशाला भी है, यहाँ पर हम गौपालन भी करते हैं, जो प्राकृतिक खेती में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लेमन ग्रास हम लोग करते हैं। लेमन ग्रास हम सुखा कर ड्राई करके उसको अपने लोगों तक पहुँचाने का काम भी करते हैं। हमारे पास लगभग 250 के आसपास पेड़ हैं आम के, और हर आम हमारा जो पूरा बाग आप देख रहे हैं ये एक जैसा नहीं है, इसमें हर पेड़ अलग है। मतलब इसमें दशहरी भी है, हमारी लोकल वैरायटी गुलाब जामुन भी है, कुछ पेड़ देसी के भी हैं, कुछ पेड़ राम केला जो अचार में इस्तेमाल होता है उसके भी पेड़ हैं, कुछ पेड़ दशहरी के हैं। अल्फांसो हमने लगाने की कोशिश की है, वो भी कामयाब हुए हैं उसमें हम। और भी जैसे लंगड़ा है और आपका चौसा है। तो हमारे पास कई तरह के आम हैं। और जैसे आपने कहा कि आप कैसे बचाव करते हैं कीटों से, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम ये करा ही रहे हैं, बैगिंग अभी चल रही है, बैगिंग का सीज़न भी है। तो हम इसको अपने आम को ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि वो कीड़ों से बचे और बाहर से जो भी उसको नुकसान पहुंच सकता है वो नुकसान उसको ना पहुंचे। तो ये हम सब आम पे अपना एक कवर लगा रहे हैं। कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति रहा हूँ हमेशा से ही। तो हमने इस जो फार्म की परिकल्पना भी ऐसे ही की है। मैं किसान लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम इस फार्म के एक प्रोड्यूस को सीधा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले हम भी आपकी तरह, अगर आपके पास गन्ना है तो आप लोग भी या तो मिल पर या किसी क्रेशर पर अपना गन्ना डालते होंगे, लेकिन हमारे फार्म का जो हम प्राकृतिक रूप से गन्ना उगाते हैं उसका एक पोरी गन्ना, मतलब एक सिंगल गन्ना भी उसका जो प्रोडक्ट बनता है यानी गुड़ या शक्कर, हम सीधा लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। ना कि उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, ना किसी उसको क्रेशर पे पहुँचाते हैं। अपने प्रोडक्ट को, इस खेत के पूरे प्रोडक्ट को सीधा लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने भी गेहूं लगाया, बंसी गेहूं हमने लगाया है, पहले भी हमने लगाया और इस साल हमने और ज़्यादा उस पर थोड़ा काम करके कोशिश की है, ज़्यादा एरिया में लगाने की कोशिश की है। तो बंसी गेहूं के भी आटे को और दलिया को हम अपने लोगों तक पहुँचाते हैं। या जैसे अब हमारे आंवले हैं तो आंवले भी हम लोगों तक पहुँचाते हैं। कच्ची हल्दी हम लोग करते हैं, प्रोसेस्ड हल्दी हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को कच्ची हल्दी खुद से पहुंचाते हैं। तो इस फार्म का जो भी प्रोड्यूस है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं प्राउडली कह सकता हूं, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत परिश्रम भी किया है, हम उन दुर्लभ किसानों में से हैं जो वास्तविक रूप से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मैं सबसे बोलता हूं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे दादा परदादा इस तरह की खेती करते रहे हैं। जो भी फर्टिलाइजर है, जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, ये तो अभी 30-40 वर्षों से किसान को देखने के लिए मिले। इससे पहले जो भी हमारे पूर्वज खेती करते थे वो प्राकृतिक तरीक़ों से ही खेती करते थे। यानी अगर उनको खाद चाहिए थी तो अपने पशुधन का इस्तेमाल करते थे, देसी खाद का इस्तेमाल करते थे। और अगर उनको कोई कीटनाशक का स्प्रे करना तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करते थे। या कोई अगर अलग से किसी किसान भाई को, जो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की जानकारी उनको उपलब्ध है, उन जानकारियों को इस्तेमाल करते थे कीट भगाने के लिए। जैसे कुछ लोग राख का भी इस्तेमाल करते थे, हालांकि राख उतनी उपलब्ध नहीं होती, तो हम लोग नीमास्त्र का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है समझनी, और मैं इस पर बहुत ज़ोर से किसानों से कहता हूँ कि कई बार ना किसान डर में या उसको कोई लगता है कि दूसरे की होड़ में ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर लेता है। वो ज़रूरी नहीं है। कीड़ा तो फिर भी लग रहा है उनको। क्या पेस्टिसाइड उनके कीड़े को दूर कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते। कीड़ा फिर भी लगता है। हमारे आसपास बहुत सारे, अधिकांश लोग जो हैं वो वैसी खेती करते हैं केमिकल वाली, वो कीड़ा फिर भी उनको लगता है। आप यहाँ पर हैं, फार्म पर हैं, कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन उसकी सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं। तो किसानों को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई पेस्टिसाइड लगा लिया या कोई केमिकल, कोई महंगी दवाई लगा ली तो वो अब उनका काम कंप्लीट हो गया। हर बार कीड़ा नई शक्ल में, नई प्रतिरोधक क्षमता विकसित करके सामने आ रहा है। और अगर किसान के साथ तो ऐसा हो रहा है कि अगर इस साल वो 10,000 की दवाई लगा रहा था, अगले साल वो 20,000 की दवाई लगा रहा है। तो ऐसी दवाई लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
हमको सबसे बड़ी संतुष्टि यही है कि हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ता कि आप हमको खाद दे दो, आप हमको कोई कीटनाशक दे दो। हम सब कुछ इसी फार्म पर खुद ही तैयार करते हैं और उसी से अपनी खेती करते हैं। यहाँ पर गायों की संख्या कई बार 6, 7, 5 ऐसे हो जाती है, बढ़ती घटती रहती है। तो हम गाय पालन पहले से ही करते रहे हैं। तो हम जो भी गायों से जो भी हमको गौमूत्र मिलता है, पीछे गौशाला है हमारी, उसी में ही हम उसको इकट्ठा करते हैं। हर दिन का गौमूत्र इकट्ठा होता है, पूरा हमने पाइप से ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और हम जीवामृत बनाते हैं, जैसे लिक्विड एक तरह का एक बायो फर्टिलाइज़र है। उसमें कोई अलग से आपको कोई बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपके फार्म पर है तरीके और ये सामान जो भी उपलब्ध है, उसी से आप बायो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और खेती में दे रहे हैं। और हम लोग जीता जागता उदाहरण है। तो इतने वर्ष हो गए खेती करते हुए, प्राकृतिक खेती करते हुए। लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हम यही तरीका अपनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। और जो थोड़ा बहुत छिड़काव करना होता है तो नीमास्त्र का छिड़काव करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दुनिया के किसान, सारे भारत के किसान अचानक से प्राकृतिक खेती करने लगेंगे। जो भी कोई किसान या उनको कोई परिवार का बच्चा अगर प्राकृतिक खेती करना चाहता है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, अपने पुराने तरीकों को अपना के प्राकृतिक खेती शुरू करनी है अपने फार्म पर। अपने फार्म पर लोगों को बुलाना है, उनको इनवाइट करना है, अपना सत्य दिखाइए। उनको समझ में आएगा कि आप जो खेती कर रहे हैं वो कैसी खेती कर रहे हैं, और उन तक अपना सीधा प्रोडक्ट पहुंचाइए। तो हमारा जो वास्तविक हमारा फ़ायदा है ना, वो सिर्फ प्राकृतिक खेती करने में नहीं है। हमारा फ़ायदा प्राकृतिक खेती करने में और उसके उत्पाद सीधे लोगों तक पहुंचाने में है। क्योंकि कोविड के बाद से ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए हैं जिनको ये समझ में आया जो कमर्शियल भोजन हमको ब्रांड से मिलता है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमको कोई ऐसा किसान भाई, किसान दोस्त ऐसा मिले जो प्राकृतिक रूप से खेती करता हो, उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे किसान अगर आगे आएंगे कि हम प्राकृतिक खेती भी करेंगे और अपने उत्पाद लोगों तक पहुंचाएंगे सत्य के साथ, तो ऐसे किसानों का निश्चित ही मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ITP हुआ मुझको 2001 में और फिर हुआ IBD, वो 2009 में हुआ। और दोनों में भयंकर पीड़ा थी मुझको भी और परिवार को भी। फाइनली जो इसकी लास्ट स्टेज होती है कि स्प्लीन निकाल देते हैं और उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर चलते रहते हैं, वो सब मेरे साथ हो चुका है। तो हमेशा से ये ज़रूर था कि भोजन जो है वो एक कुंजी है। क्योंकि ITP हो, IBD हो या कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज़ हो, उनका कोई परमानेंट क्योर नहीं है किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में, ना देश में ना विदेश में। इनको आपको मैनेजमेंट से ही क्योर करना पड़ता है। तो ITP का कोई क्योर नहीं होता, इनको आपको मैनेज करना होता है। इन बीमारियों को धीरे धीरे आप सीखते हैं। तो हमको जो कुंजी समझ में आई, हमारे परिवार को जो कुंजी समझ में आई, वो आई कि आपका भोजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप भोजन पे कंट्रोल रखेंगे, क्या खा रहे हैं, इस पर अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये सारी बीमारियाँ गट से जुड़ी हुई हैं, पेट से जुड़ी हुई हैं और फूड से जुड़ी हुई बीमारियाँ। और ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं क्योंकि प्रोसेस फूड का, पैकेज फूड का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं प्रोसेस फूड का सेवन नहीं करता, पैकेज फूड का सेवन नहीं करता। और चूँकि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उत्पाद की तो गुणवत्ता अपने आप ही बेहतर होती है। और इन बीमारियों से बचने का यही तरीका हमको समझ में आया, मेरे परिवार को समझ में आया। फिर पिछले वर्ष हमने एक पदयात्रा की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उस पदयात्रा का एक ही मकसद था कि देश में लोगों को शुद्ध आहार मिले। हर एक व्यक्ति को, अमीर हो गरीब हो। क्या सिर्फ वही लोग भोजन कर पाएंगे अच्छा जो अमीर हैं या जो सर्टिफिकेशन देख के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कोई महंगी दाल खरीद सकता है? नहीं, हर एक किसी व्यक्ति को अच्छा भोजन खाने का अधिकार है और ये उसको मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले साल 26 जून को एक पदयात्रा शुरू की श्रीनगर लाल चौक से और कन्याकुमारी तक। शुद्ध आहार सबको उपलब्ध होए और लोग थोड़ा बहुत ही सही, जितना भी जिसके पास ज़मीन है, एक छोटे से हिस्से में प्राकृतिक खेती करना शुरू करें। इस यात्रा में मुझको 5 महीने 10 दिन लगे, 160 दिन लगे। 100 दिन का मैंने सोचा था कि 100 दिन में कंप्लीट करूँगा, 110 दिन में कंप्लीट कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 160 दिन लगे। और 2 दिसंबर 2025 को हमने इसको समाप्त किया कन्याकुमारी में। इस बीच में हम लगभग 70,000 80,000 बच्चों से मिले। बच्चों को हमने शपथ दिलाई कि आपका ये पेट है, हमेशा खाने से पहले आप ये सोचें ये पेट है मेरा, डस्टबिन नहीं। क्योंकि डस्टबिन में आप कूड़ेदान होता है ना डस्टबिन, तो कूड़ेदान में आप खाने का सामान अच्छा तो नहीं डालेंगे, ख़राब सामान डालेंगे। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो आप उसको डस्टबिन में डालिए, आपका पेट है, ये डस्टबिन नहीं है। तो हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि आपका पेट है, इस पेट में अच्छा अच्छा सामान जाना चाहिए, मम्मी के हाथ की बनी मिठाइयाँ जानी चाहिए,
प्राकृतिक भोजन जाना चाहिए और इसमें जो ऊट पटांग जो बाज़ार में बेचा जा रहा है वो इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट है, डस्टबिन नहीं। तो 70-80 हज़ार बच्चों से हम मिले, लगभग इतने हम किसानों से मिले और बाकी अन्य अन्य संस्थाओं से, बाकी अन्य अन्य लोगों से मिले। तो लगभग हम 1.5-2 लाख लोगों से इस पूरी पद यात्रा में मिले और हमने सबको यही संदेश दिया कि शुद्ध आहार सबका जो है अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। और शुद्ध आहार कहीं अगर मिल सकता है तो सिर्फ किसान के पास मिल सकता है। एक चीज़ हमने और कही लोगों से, जैसे आप फैमिली डॉक्टर को तलाशते हैं ना, हर किसी परिवार में या तो फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि इन सब की बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर चाहिए, ऐसे आपको एक फैमिली फार्मर भी चुनना चाहिए। अपना एक किसान चुनिए और फिर अगर आपको प्राकृतिक खेती करने वाला किसान नहीं भी मिल रहा है अभी, तो एक किसान को चुन लीजिए। फिर उनको कहिए कि हमको प्राकृतिक भोजन चाहिए, हम आपको अच्छे दाम देने के लिए तैयार हैं। तो वो किसान आपके लिए करेंगे खुशी खुशी खेती। अभी तो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई दाम ही नहीं मिलता, मूल्य नहीं मिलता। तो हमने पदयात्रा की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।